हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सतीश चंद्र अग्रवाल, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र का अर्थ, उनकी विशेषताएं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनके क्या उपयोग हो सकते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है और उन दोनों में क्या पारस्परिक संबंध हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं, इन सब पर हमने चर्चा की थी। उनके PDF भी आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो व्यापक अर्थशास्त्र हैं, उससे संबंधित जो विचारधारा है उनके बारे में। ये विचारधाराएं अनेक हैं, जिनमें समूची अर्थव्यवस्था की जो कार्यप्रणाली है उसके विषय में अनेक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। इन अनेक विचारधाराओं की व्याख्या और उनमें क्या मुख्य अंतर हो सकता है, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक 1776 में जो प्रकाशित हुई थी, वेल्थ ऑफ नेशंस, उसके प्रकाशन के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक आर्थिक विचारधारा विकसित होती है और इससे संबंधित जो अर्थशास्त्री हैं वो क्लासिकल अर्थशास्त्री कहलाते हैं। कार्ल मार्क्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में रिकार्डो और जेम्स मिल तथा इनके पहले के अर्थशास्त्रियों को तथा प्रोफेसर कीन्स ने रिकार्डो के अनुयायियों को शामिल किया, जिनमें मार्शल, पिगू, एजवर्थ आदि शामिल हैं। क्लासिकल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मार्क्स ने किया। सन 1930 से पूर्व अधिकांश अर्थशास्त्री ये समझते थे कि मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है, उसमें कोई अनिश्चित रूप से बेरोजगार नहीं रहता, और यदि कोई विचलन होता भी है तो मांग और पूर्ति की जो शक्तियाँ होती हैं वो अपने आप कार्य करके, स्वतः ही कार्य करके साधनों की कीमतों व मजदूरों में परिवर्तन द्वारा पूर्ण रोजगार संतुलन पुनः स्थापित कर लेती है। प्रतिष्ठित समष्टिगत विचारधारा ये 2 आधारभूत नियमों पर आधारित है। पहला है से का नियम। एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हुए थे जीन बैप्टिस्ट से 1767 और 1832 के बीच में। और दूसरा नियम है मुद्रा की तटस्थता। तो जेबी से का जो नियम है उसके अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये बहुत प्रसिद्ध उनका नियम है। अर्थात उत्पादन व उपभोग साथ साथ चलते हैं। इसीलिए किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि अधिक उत्पादन तथा सामान्य बेरोजगारी असंभव होती है। जेबी से इस मत के थे कि उत्पादन की कोई क्रिया बेरोजगार श्रमिकों तथा अन्य साधनों को रोजगार देगी। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन के मूल्य के बराबर साधनों की आय का सृजन हो जाएगा। इस प्रकार उत्पादन की पूर्ति में वृद्धि साथ ही साथ मांग में वृद्धि लाएगी। कुल मांग सदैव कुल पूर्ति के बराबर होगी। इसलिए अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं रहेगी और पूर्ण रोजगार सरकारी हस्तक्षेप के बिना पुनः स्थापित हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम है वो मुद्रा की तटस्थता, मनीज न्यूट्रलिटी। इस मुद्रा की तटस्थता के अनुसार मुद्रा वास्तविक चरों की मात्राओं जैसे कि वास्तविक GNP, वास्तविक मजदूरी की दर, वास्तविक ब्याज की दर इत्यादि को प्रभावित नहीं करती। मुद्रा में परिवर्तन इनके केवल मौद्रिक परिणामों को प्रभावित करता है, उनकी वास्तविक मात्राओं को नहीं। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से चरों की केवल कीमतें बढ़ेंगी, उनके वास्तविक परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
हम कह सकते हैं कि जो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हुए थे वो लेजेज फेयर पॉलिसी में विश्वास करते थे, अबंध नीति, स्वतंत्र नीति में विश्वास रखते थे। इसलिए सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करके उसे सुचारू रूप से संचालित करने को आवश्यक नहीं समझते थे, क्योंकि उनके अनुसार मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा अपने आप समायोजन द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है और आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। अब हम चर्चा करेंगे केंजियन समष्टि अर्थशास्त्र, केंजियन मैक्रो इकोनॉमिक्स। 1930 में लगभग हम देखते हैं कि सभी पूंजीवादी देशों में महामंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे उनमें बड़ी मात्रा में उन देशों में बेरोजगारी फैल गई तथा राष्ट्रीय आय में भीषण कमी हुई, उत्पादन में भीषण कमी हुई। उस समय मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से, जैसा कि क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे, क्रियाशील होकर पूर्ण रोजगार स्थापित करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, अवास्तविक समझा जाने लगा था। इससे प्रभावित होकर J.M. कीन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसको शॉर्ट में जनरल थ्योरी कहा जाता है, में अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने जो जेवी का नियम है उसकी कटु आलोचना की और ये सिद्ध किया कि पूर्ति अपनी मांग पूरी तरह उत्पन्न नहीं करती, जिससे समस्त मांग में कमी, डिफिशिएंसी ऑफ डिमांड की समस्या का सामना करना पड़ता है। समस्त मांग की इस कमी के कारण देश में अर्थव्यवस्था का पूर्ण रोजगार पर संतुलन नहीं हो पाता। इससे अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाती है। कीन्स के अनुसार निवेश जो कि उद्यमकर्ताओं की लाभ की आशंकाओं पर निर्भर करता है कि घट जाने के कारण समस्त मांग कम हो जाती है, जो अर्थव्यवस्था में मंदी के सृजन का कारण बनती है। केन्स ने जोर देकर कहा कि वास्तविक मजदूरी की दरों में कमी से बेरोजगारी दूर नहीं होगी, क्योंकि समूची अर्थव्यवस्था में मजदूरियों के घटा देने से अर्थव्यवस्था में समस्त मांग घट जाएगी, जिससे रोजगार व उत्पादन की मात्रा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त केन्स ने पूर्ण रोजगार के स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सक्रिय भूमिका, एक्टिविस्ट रोल निभाने पर बल दिया। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विपरीत क्लासिकल अर्थशास्त्री लेजेज फेयर पॉलिसी में विश्वास रखते थे, जबकि कीन्स ये कहते हैं कि सरकार की भूमिका का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार समस्त मांग में कमी के कारण सर्जित भीषण मंदी और बेरोजगारी दूर करने के लिए कीन्स ने सरकार द्वारा अपनी व्यय में वृद्धि करने अथवा करों में कटौती करने की राजकोषीय नीति पर बल दिया। कीन्स ने मुद्रा की तटस्थता, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की सिद्धांत को भी चुनौती दी थी। कीन्स के अनुसार, कीन्स कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति मुद्रा के लिए मांग के साथ मिलकर ब्याज की दर को भी निर्धारित करती है, और यह ब्याज की दर देश में निवेश को भी प्रभावित करती है, जिस पर देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार निर्भर करते हैं। कीन्स ने बेरोजगारी दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के बजाय राजकोषीय नीति पर अधिक बल दिया। इसके अतिरिक्त कीन्स ने अपने समष्टि अर्थशास्त्र के मॉडल में उपभोग फलन, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, गुणक का सिद्धांत, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, नकदी अधिमान आदि महत्वपूर्ण धारणाएं प्रतिपादित की, जो समूची अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली की व्याख्या के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। कल हम इन्हीं समष्टिगत आर्थिक विचारधाराओं से संबंधित जो मुद्रावाद है, जिसमें कीन्स की इन विचारधाराओं के विपरीत बात कही गई है प्रोफेसर फ्रीडमैन ने, उन पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद 90% समष्टि अर्थशास्त्र, इन दो विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।